क्लियर? इफ यू आर गोइंग टू डील इन दिस मैनर, मतलब हमने ये क्वेश्चंस को जो स्टार्ट किया है उसे सॉल्व करना, वो फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया है। यहाँ पर जब I2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं, ICl एंड ICl3 का मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता, और वही तो मैं पूछा है फाइनली, कितने मोल्स इसके हैं, कितने मोल्स इसके हैं। हमने तो उसके रेशियो पहले ही फिक्स कर दिया, हम तो डायरेक्ट रेशियो से ही आंसर निकाल लेंगे। तो बेसिकली इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू राइट टू सेपरेट रिएक्शन। पहले ICl बनाओ, then I2 plus Cl2 can react to give ICl3. This is more appropriate. हमें बोल रहा है I2 और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं and they are giving ICl and ICl3, तो definitely I2 क्लोरीन ICl बनाने के लिए दोनों इनफ है, तो ICl3 को साथ में क्यों लिखा जाए, उसमें तो फिर हम रेशियो ही फिक्स कर देंगे। So it is better to write two separate reaction. जहां भी ऐसा कुछ आता है, दो प्रोडक्ट बने और इस प्रोडक्ट में दोनों रिएक्टेंट है, तो हमें सेपरेट लिखना होता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, 2ICl 2ICl 3Cl2, both reactions are balanced now. अब हम क्या करते हैं, I2 के और Cl2 के मोल्स निकालते हैं, पहले जो क्वेश्चन में दे रखे थे। I2 का वेट दे रखा है 25.4 ग्राम, तो मोल्स ऑफ I2 25.4 254, एटॉमिक मास होता है 127 आयोडीन का। यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इनके एटॉमिक मास बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ध्यान रखना है। 127 into 2, 2 आयोडीन 254, 0.1 मोल है आयोडीन के। मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल लेते हैं, 14.2 अपॉन 71, 35.5 into 2, ये होता है 0.2 मोल। चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पर एज्यूम करते हैं इसका x मोल रिएक्ट क्या होगा आयोडीन का। x कैन रिएक्ट विथ x टू प्रोड्यूस 2x। आयोडीन के टोटल मोल्स में हमारे पास 0.1, 0.1 में से x रिएक्ट कर चुके हैं फर्स्ट रिएक्शन से, द रिमेनिंग विल बी 0.1 माइनस x। इतना बचा है जो सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट करेगा, तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 3 टाइम्स ऑफ 0.1 माइनस x, और ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 0.1 माइनस। सो बजाय हम दो वेरिएबल लेने के x और y, इट इज बेटर टू डील इन ओनली वन वेरिएबल। इसको x और इसको y लेते हैं, फिर x प्लस y को 0.1 लिखते हैं, तो बेटर इसको x लिया तो बचा कितना 0.1 माइनस x। क्यों? अब आ जाओ क्लोरीन पर, कितने क्लोरीन के मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास, x फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, 3 टाइम्स ऑफ 0.1 माइनस x फ्रॉम द सेकंड रिएक्शन। क्लोरीन के टोटल मोल्स कितने हैं, 0.2 जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसे 0.2 से इक्वेट कर दो, x प्लस 0.3 माइनस 3x, तो ये आया x इक्वल टू 0.1 बाई 2, 0.05, x का वैल्यू आ गया। क्लियर? नाउ इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू डिटरमाइन मोल्स ऑफ ICl एंड ICl3 प्रोड्यूस। चलो मोल्स ऑफ ICl पे चलते हैं हम। सर आपने वो एनऑफ, हाँ बोलो सर आपने NaCl2 में x प्लस क्यों लिया सर, वो नहीं समझा। यहाँ पर Cl2 कितना रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट रिएक्शन से और सेकंड रिएक्शन से, मतलब दोनों फ्रॉम, रिएक्शन को कंबाइन करना रहता है क्या, मतलब। नहीं 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 समझो तुम, एक मिनट रुको बताता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल Cl2 इतना रिएक्ट कर रहा है, आयोडीन के 0.1 मोल, क्लोरीन के 0.2 मोल से टोटल रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो टोटल इतना रिएक्ट कर रहा है, क्या क्लोरीन इस केस में, इस क्वेश्चन में दो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन, दोनों से मिलाकर रिएक्ट करेगा, उतना हमें दे रखा है। ओके सर अभी आया समझा। समझ में? यस सर। दोनों से ऐड किया तो टोटल जो दे रखा है वो हमने चेक कर लिया। एक्स के लिए सॉल्व किया, एक्स को यहाँ पे रखो, फिर एक्स को यहाँ पे रख दो मोल्स ऑफ ICl3 के लिए, 2 टाइम्स ऑफ 0.1 माइनस एक्स, से भी सॉल्व कर लेना, दोनों 0.1 0.1 आ जाएंगे सॉल्व करने में। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक्सप्लेन करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या कौन सा, वेट बाय मोलार वेट? वो निकालने के बाद। हाँ
आपने वो एक्स कुछ किया ना सर, वो नहीं समझा। कौन से स्टेप से नहीं समझा, मुझे स्टेप बता एग्जैक्टली। सर आपने सर दोनों को एक्स क्यों माना वो नहीं समझे, पता। हाँ, और उसके बाद सर मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले तो मैंने रिएक्शन लिखे दोनों। अब रिएक्शन लिखने के बाद इसका एक्स मोल इसके एक्स मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 2x बनेगा। आयोडीन के टोटल मोल्स है 0.1। यदि टोटल 0.1 है, x फर्स्ट रिएक्शन से रिएक्ट कर गए, बचे 0.1 माइनस x, दैट विल रिएक्ट फ्रॉम द सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट करें 0.1 माइनस x, 1 can react with 3 to give 2. 0.1 minus x can react with 3 times of this to give 2 times of this. 1 is to 3 is to 2. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Cl2 का सर हमने वो 0.2 0.2 क्यों लिया? Cl2 का 0.2 क्यों लिया यहाँ पर? सर नहीं मतलब क्यों नहीं लिया पहले सेकंड इक्वेशन में? और 0.1 माइनस एक्स। देखो, अब यहाँ पे तुम इसका लेते, इसको x ले, इसको 0.1 माइनस x ले, इसको y लेते, इसको 0.2 माइनस y ले लेते। ऐसा कर, यही करने का बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, ये मैं जो पूरा चल रहा हूँ कितने वेरिएबल? एक वेरिएबल। वन वेरिएबल। आंसर उससे भी आएगा, कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे? 2 वेरिएबल। सॉल्व करना बेटर है, इजी है। सर हम Cl2 को y भी अज्यूम कर सकते हैं ना, y मोल्स Cl2 के? उसी का तो आंसर दिया मैंने, इसको y इसलिए अज्यूम नहीं किया। चलो मैं उससे भी सॉल्व करके बताता हूँ, चलो मुझे ये करने दो, मैं उससे भी बताता हूँ। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बट ये थोड़ा सा बेटर वे होता है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, उसमें दो वेरिएबल होते हैं। वो भी मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ से Cl2 के मोल्स निकाले, यहाँ से Cl2 के मोल्स कैलकुलेट किए, दोनों को ऐड करने पर टोटल मोल्स ऑफ Cl2 आना चाहिए 0.2। दोनों को ऐड कर दिया, 0.2 से इक्वेट किया ताकि x आ जाए। एक बार x आ गया तो x को यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, इनके मोल्स। क्या ये मेथड क्लियर है अभी सभी को? यस सर। अब देखो, जो तुम बोल रहे हो ना इसको y एज्यूम करके, वो भी मैं बता देता हूँ। चलो उससे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको रखा y, इसको रखा 0.2 माइनस y, क्लियर? और ICL को तुम x के टर्म में या y के टर्म में जिसमें भी अच्छा लगा रहे हो। अब तुम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके रेशो को ये x को y के इक्वल रखते हैं, यही करते हैं ना, 1:1। ये जितने मोल्स होंगे उतने इसके मोल्स होंगे। तुम x को y रखते, एक इक्वेशन ये बनाते, इसको और इसका रेशो होता 1:3, क्लियर? या तुम x को y हाँ डायरेक्ट रख देते, 0.2 माइनस x कर देते और फिर सॉल्व करते, तो बात वही हो जाती, कोई डिफरेंस नहीं, क्लियर? तो x 0.2 माइनस x और उसके बाद तुम 1:3:2 रेशो, मतलब मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोल मेथड लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो एट द एंड तुम वही तो कर रहे हो, x और y में एक रिलेशन नहीं लिख रहे हो और y को x से रिप्लेस करोगे। मैंने स्टार्टिंग में ही रिप्लेस कर दिया उसको y लिखने के बजाय। मैंने यहाँ पे x लिखा था तो x को भी x लिख दिया और उसको तो x लिख दिया। तो जो तुम आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया? जो तुम एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हो वो स्टेप मैंने कम कर दी, ये y लिखने की बजाय मैंने इसको x और x से लिख दिया। तो बाद में इसको सॉल्व करके x इक्वल टू y करते। बोलो क्या बोल रहे हो? आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया? किसी इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है मैंने। इक्वेशन को, रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे हम यहाँ पर? मैंने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किसी को भी नहीं किया है। इसके टोटल मोल्स है, उसमें से कुछ यहाँ से लिख के कुछ यहाँ से, इसके भी टोटल मोल्स है, कुछ यहाँ से लिख के कुछ यहाँ से। कोई रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। सर आपने मोल मेथड से उसको 2x लिखा है ना, प्रोडक्ट को, वो 2ICL को 1:3:2, 1:1:2। वो तो मोल कॉन्सेप्ट, मैंने मोल मेथड लगाया है ना, जिस रेशो में उनके कोफिशिएंट होंगे उसी रेशो में सर वो इसमें रिएक्ट करेंगे। लिमिटिंग रीजन का यूज नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 14.2 ग्राम ऑफ आयोडीन क्लोरीन आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली, मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है ना, बोथ आर रिएक्टिंग कंप्लीटली। तो फिर मुझे ये डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों जितना अमाउंट दे रखा है टोटल रिएक्ट कर। सर आपने वो x क्या कर निकाला?
हाँ, x कैसे निकाला? मोल्स ऑफ दिस प्लस मोल्स ऑफ दिस इक्वल टू 0.2 से इक्वेट कर, टोटल क्लोरीन के मोल्स। ठीक है सर। हम वैसे आयोडीन का भी कर सकते थे ना? आयोडीन को तो मैंने रेफरेंस लिया ही है ना, x और 0.1 माइनस x, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0.1 आएगा, उसको सॉल्व क्या होगा फिर? उसको तो मैंने एज्यूम किया ही है ना कि उसका एडिशन 0.1 है, इसको मैंने एज्यूम नहीं किया था, इसको इसके रिस्पेक्ट में रखा, इसलिए फिर ऐड करके 0.2 से इक्वेट कर दिया। चलो एक ऐसा क्वेश्चन तुम करो, तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर होगा। E5 उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन। ट्राई क्वेश्चन नंबर E5, सिमिलर वे में है वो क्वेश्चन। सर इस कॉन्सेप्ट का नेम क्या है? कोई नेम नहीं है, बस एग्जांपल लिखा और सॉल्व किया अपने लेक्चर नोट्स में। तब ऐसा मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक में नहीं है। सर आपने वहां सर पे हाँ बोलो। नंबर ऑफ Cl2 मोल्स उसके x के नीचे एरो करके क्या दिखाया है? फ्रॉम इट्स फर्स्ट, वो क्या है आगे का वर्ड? फर्स्ट रिएक्शन RxN, रिएक्शन ओके को शॉर्ट में लिखा है RxN। सर सर हम्म, वहां पे आपने वो 0.2 माइनस एक्स लिखा है और पहले आपने वो 3 इंटू 0.1 माइनस एक्स ऐसा क्यों लिखा था? अरे ये तो मैंने बाद में एक्सप्लेन किया, मैंने अभी भी यही लिखा है। ये तो किसी ने बोला वाई क्यों नहीं लिख सकते, उसके लिए बताया था। बट मैंने जो सॉल्व किया है, जो प्रॉपर वे है, वो यही है, x 3 टाइम्स ऑफ 0.1 माइनस, यही लिखना है तुम्हें ना, नहीं लिखा हो। एग्जैक्टली 5 सिमिलर वे में है, उसे तुम्हें सेम अप्रोच से ही करना है।
मैं रिएक्शन लिखता हूं बोर्ड पर। P4 plus O2. In both the case, reactant are same, but the products are different. P4O6, P4O10, जैसा लास्ट केस में था एग्जैक्टली। क्या सेम वे में करना है, मतलब एकदम रेप्लिकेट है उस क्वेश्चन का। मोल्स ऑफ P4 निकालो, मोल्स ऑफ O2 निकालो और सेम मैनर में सॉल्व करते चले जाओ। और जिसका भी आंसर आता है वो चेक बॉक्स में टाइप करो। किसी का भी आंसर नहीं आया अब तक? 2 मिनट। दर्शना का आंसर आया है, रूही का आया है, अभी तक 2 लोगों का आंसर आया है। सर्वेश आंसर आया? समृद्धि, समर? सर एक प्रोडक्ट का आ गया।
चलो लास्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, सेम वे में करना था जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। पहले तो मोल मेथड से उनके मोल्स का रेशो देख लेना था, x 3x:x, देन 1:5:1। सर हम्म, वो सेकंड में आपने वो O2 के मोल्स 0.25 - x क्यों लिखा? O2 के पहले तो 1 थे ना मोल्स। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो सेकंड इक्वेशन में आपने वो मतलब 1 - x क्यों नहीं लिखा? 5 × 1 - x, क्योंकि O2 के मोल तो पहले 1 थे ना। हाँ ठीक है, देखो हम O2 के मोल्स दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैं ये 1 - 3x कर दूं, क्लियर। सेकंड वे ये है कि मैं 1:5 ये रेशो यूज करके, यदि इसका इतना रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, 5 टाइम्स। दो मेथड है, दोनों ही मुझे यूज करना है। यहाँ पर मैंने मोल मेथड यूज कर ली और फिर फाइनली इन दोनों को ऐड करके, तो तू बोल रहा है ना कि 1 - 3x, तो मैं इन दोनों को ऐड करके, तू 1 लिख रहा था, मैंने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 1 लिखा है। तो मुझे जो वेरिएबल है उन्हें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ से मोल मेथड से ले ली, तो दूसरी वो एडिशन शुड बी 1, तो यूज किया ही है। इज इट ओके? यस सर। सर लास्ट में आपने सिर्फ x की वैल्यू को P4O6 के मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? मोल्स ऑफ दिस इनटू मोलार वेट, मोल्स ऑफ दिस इनटू मोलार वेट, तो वेट आ जाएगा। समझ गया क्लियर है? सर। हाँ सर। चले हम आगे नेक्स्ट हेडिंग पर। अब सर एक मिनट, लास्ट लिखना है। चलो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा अभी हमने कंसंट्रेशन टर्म भी नहीं किया है ना, ठीक है। हम रेडॉक्स रिएक्शन पहले करते हैं, फिर कंसंट्रेशन टर्म करेंगे, क्योंकि उसी ऑर्डर में बुकलेट में भी दे रखा है, क्वेश्चंस करने में भी ठीक रहेगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। अब तक हमने जो रिएक्शन से डील किया है, जनरली इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। In case of redox reactions, they are the similar chemical reactions. The only difference is electron will also transfer of electron also takes place. जब एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है, एट द सेम टाइम वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के साथ साथ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के साथ साथ, we also need to balance the reaction, balance the number of electron transfer. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Fe कन्वर्ट हो रहा है लेट से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, लेट से एल्यूमिनियम इज अंडरगोइंग रिडक्शन चेंज, या मैं ऑक्साइड ले लेता हूँ।
देखो ये कुछ रिएक्शन है हमारे पास, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एज ऑफ नाउ, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। Fe गिविंग Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, और दोनों मिलकर बेसिकली Fe3 प्लस और ऑक्साइड मिलकर फाइनली बना देंगे Fe2O3, या कुछ ये कंपाउंड बनेगा, आयरन +3 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज। ठीक है, अब जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ हमें बैलेंस करने होंगे इलेक्ट्रॉन्स को भी। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हम इस पूरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सॉरी इसमें 2 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी नीड टू ऐड दिस टू रिएक्शन, 3 × 2 6, 2 × 3 6। आयरन ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई भी सब्सटेंस ना हवा से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना हवा में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यार यदि मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं तो डेफिनेटली कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितना मैं गेन करूंगा। या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ रेडॉक्स चेंज। तो रेडॉक्स में कुछ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, काफी डिटेल में हमें देखना ही है, जस्ट एक एग्जांपल था अभी के लिए। We'll start with the basic definition of oxidation and reduction, then we'll move on the redox reaction and balancing of it. चलो कुछ definition है, और हो सकता है काफी बच्चों ने वो definition पहले भी देखी हो, पढ़ी हो। ठीक है, हम फिर भी देखते हैं उन्हें वापस से। निशान स्क्रीन दिख रहा है पूरा प्रॉपर्ली? हाँ सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन के लिए हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं वहां पर। देन सेकंड डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसके लिए हो जाएगा एडिशन। यदि ऑक्सीडेशन में एडिशन है तो उसमें रिमूवल, और इसमें रिमूवल है तो उसमें एडिशन, तो इतना सा डिफरेंस है। थर्ड वन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, +2 से +3 पे चले गए, उसका होगा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जस्ट अपोजिट रिएक्शन। फोर्थ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर काफी डिटेल में हम देखने वाले हैं, पता लगेगा, उसमें होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फिफ्थ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिक्स, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, फर्स्ट डेफिनेशन ही हो गया वो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करोगे, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन। या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करोगे जैसे हाइड्रोजन या कोई भी मेटल, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। तब ऑक्सीजन को ऐड किया या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन को रिमूव किया या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया, रिमूव किया, बोथ आर सेम, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जो उसका ऑपोजिट। ये 6 डेफिनेशन कॉपी करो अपने लेक्चर नोट्स में, पढ़ो। कुछ लगता है कि सर ये वाला नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर। सर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं ना? नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सर मेटलॉइड्स? जनरली मैंने वर्ड यूज किया है, मेटलॉइड्स किसी भी कैटेगरी में आता है। मेटलॉइड्स का मतलब ये होता है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो। तो कुछ मेटलॉइड मतलब यदि हम किसी से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, किसी से हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होंगे। इवन कुछ नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वो किसके रिस्पेक्ट में हम बात करना चाह रहे हैं वो मैटर करता है। सर जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मेटलॉइड होते हैं, और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स, बहुत सारे होते हैं मेटलॉइड। और मुझे लगता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तुम्हारा हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो पीरियोडिक
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तुम्हें काफी डिटेल में बताया जाएगा वो। तुम किस पे चल रहे हो अभी? BIN पे ही हो क्या? सर हम POS POS पे थे। तो उसमें सब पूरा पीरियोडिक टेबल में तुम्हें हर एक एलिमेंट का बताया जाएगा, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल वाइट है। सर हमें लर्न रखने हैं क्या ये पॉइंट्स? अभी तुम कॉपी करो पहले तो, थोड़े टाइम में पता लगेगा कि क्या करना है। बेसिकली इन सबका कंक्लूजन एक ही है, तो जो फोर्थ है ना, तुम सिर्फ फोर्थ याद रख लोगे तो 1 2 3 4 5 6 सब उसमें कवर हो गए। कैसे होंगे थोड़ी देर में पता लगेगा। मॉडर्न डेफिनेशन है फोर्थ वन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। वो हर किसी के लिए, मतलब तुम ऑक्सीजन को ऐड भी करोगे तो वो डेफिनेशन एप्लीकेबल, मतलब बचे हुए सारे डेफिनेशन में सिर्फ फोर्थ याद रखोगे तो सारे डेफिनेशन वो एप्लीकेबल होगी। हम सिर्फ फोर्थ के बेसिस पे जज कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट तो 10th में भी हुए हैं। नहीं आवाज आ रही पीछे तुम्हारी, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बोल रही हूँ ये सारे पॉइंट 10th में भी हुए हैं। चैट बॉक्स में टाइप करो, तुम्हारा वॉइस काफी कट हो रही है। सर वो बोल रही है ये 10th में भी हुआ था ये पॉइंट्स। 10th में भी हुए थे ऐसा बोल रहे हो? यस सर। हाँ तो हुआ होगा, मैंने जैसे बोला ही कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन काफी बच्चों को पहले से पता होगी, बट इससे मतलब यदि हम वो स्टार्ट करें तो हमें पता होना चाहिए। 10th में वो अच्छी बात है, लिख लो, लिखना है ना तुम्हें लेक्चर नोट्स में। हो लास्ट गया पॉइंट सर। नो सर रुको। सर 6th पॉइंट एक बार समझाओ ना। 6th point and first and second point both are same. एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले तो हमने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की जगह तुम कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करोगे, ऑक्सीडेशन। सेकंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में काउंट होता है, तो हमने उसके बजाय लिख दिया रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो 6 बेसिकली फर्स्ट और सेकंड का ही क्रॉस एक्सटेंशन है। हमने ऑक्सीजन की जगह कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन की जगह कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिया। इज इट ओके? यस सर। सिमिलरली रिडक्शन में भी वही, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की जगह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। डन सर। सर 1 मिनट बस रिएक्शंस लिखने हैं।
Also copy definition of oxidation number or oxidation state. Residual charge on an atom of a given element in a molecule when all bonds are considered to be ionic in nature. सर फर्स्ट वर्ड क्या है? Sorry, फर्स्ट वर्ड Residual. डेफिनेशन. residual. Residual charge on an atom of a given element in a molecule when all bonds are considered to be ionic in nature. शेयरिंग स्टॉप कर दो, मैं कॉपी कर लिया है सभी ने? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, आज तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, 37 स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे जो रेगुलरली भी काफी टाइम से एब्सेंट रह रहे थे, वेदांत सिंधे, वेदांत जादव। वेदांत क्यों एब्सेंट थे तुम काफी टाइम से? अभी वेदांत जादव, सिंधे तो आज भी नहीं है। और भी कुछ बच्चे एब्सेंट थे। अजय, अजय तुम भी काफी टाइम से एब्सेंट थे, क्यों थे? अजय सूर्यवंशी, अजय एंड वेदांत, कैन हियर मी? चैट बॉक्स में टाइप करो जो भी रीजन है। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि घर पे बैठे होंगे और एब्सेंट रहे होंगे, तो कुछ तो रीजन होगा। चलो मैं am I audible or not? Am I audible? अभिराज, आना। यस सर। ठीक है, तो हमने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन देखा, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन देखा, बोथ आर सेंटिंग। थोड़ा सा और पॉइंट ऐड करना है ऑक्सीडेशन नंबर के डेफिनेशन में। उसी के आगे इट इज अ चार्ज पर एटम। ध्यान रखना, एक एटम पर चार्ज है, वहां भी वैसे मेंशन था ऑन एन एटम, या तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हो, ये भी लिखो दोनों, चार्ज पर एटम ना। मतलब यदि हमने K2SO4 लिया, K2SO4 में सल्फेट पे -2 चार्ज है, पोटेशियम पे +2 चार्ज है, दो पोटेशियम, बट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। दो पोटेशियम पे +2, वन पोटेशियम हैज +1 चार्ज। क्लियर? हमें ध्यान रखना है पर एटम डिफाइन होता है ऑक्सीडेशन नंबर।
It is actual charge in case of ionic compound and hypothetical in case of covalent compound. कोवलेंट कंपाउंड में बेसिकली चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, तो प्लस माइनस जो भी हम लिखेंगे +2 +3 +1 -2 -1 -3 that will be the hypothetical charge. एक्चुअल नहीं, वो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो लिख लें +1 +2 वो हाइपोथेटिकल होगा, एक्चुअल नहीं होगा। बट आयोनिक कंपाउंड है जिसमें एक्चुअल चार्ज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है सर कोवेलेंट में शेयरिंग होती है ना? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग। अच्छा तुमने अभी ये भी नहीं पढ़ा है ना बेसिकली। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब देखो एक एटम है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं दोनों के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये H2O क्लियर। इन केस ऑफ H2O ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और अभी भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाए, फुलफिल्ड हो जाए, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं। नाउ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को भी बिलोंग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को भी बिलोंग करेंगे। तो शेयरिंग हो रही है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो दोनों के पास होगा, ऑक्सीजन के पास भी और हाइड्रोजन के पास, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में काउंट हो जाएगा। इसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैं आयोनिक बॉन्ड बताता हूं, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na+Cl-। हम कभी भी आयोनिक बॉन्ड को ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते ना, तो यहाँ पे 100% ट्रांसफर हो गया है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर। जब 100% ट्रांसफर हो गया है, इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था 1s2 2s2 2p1, तो 2p1 वाला सॉरी 2p6 3s1 3s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, अब इसके पास फुलफिल्ड हो गया 1s2 2s2 2p6। इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे 3s2 3p5। सो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया सोडियम से, 56 हो गया, फुलफिल्ड हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे 100% ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है शेयरिंग। इज दैट ओके? यस सर। सर एक्चुअल चार्ज के बाद क्या है? इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। सर हाइपोथेटिकल चार्ज वो समझ में नहीं आया। अभी और समझ में आएगा। हाइपोथेटिकल चार्ज मतलब एक्चुअल चार्ज नहीं है, मैंने अभी उसका एग्जांपल नहीं दिया, इसलिए समझ में नहीं आया होगा। मैं एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा सा वेट करो ना तुम, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अच्छा एक्सरसाइज 2 पेंडिंग था डिस्कशन का, ऐसा कुछ मैसेज है तो डीसी क्लास के लिए नहीं था, मैंने वही पूछा था कि कुछ डिस्कशन सर डीसी का ही था सर, आपने डीसी का ही बोला था। ठीक है, तो पहले डीसी क्लास हो जाने दो, उसके बाद कुछ दस है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सर ये डायग्राम में निकालनी है क्या? ये तुम्हें नहीं बनाना है ना, ये मैं डिटेल में काफी डिटेल में जा रहा हूँ, बस इसके यहीं तक लिखा था। क्या तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसका मीनिंग तुम्हें समझ में आता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या लगता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा? एक्सेप्ट करेगा। करेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लूज करेगा। करेगा। लूज। का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस उतना ही हमारे लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के। सर हाँ हमारी जो अभी संडे को टेस्ट हुई उसमें क्वांटम नंबर्स क्यों नहीं आया? क्वांटम नंबर्स क्यों नहीं आया? तुम्हें जो मैंने पोस्ट किया था उसमें था क्वांटम नंबर्स? हाँ सर था। यस सर। तो क्या क्या आया उसमें फिर?
सर क्वांटम नंबर्स आए ही नहीं, मतलब उसके पहले का ही आया सर। अच्छा यार, पेपर तो मैंने भी नहीं देखा, मतलब वो एक्चुअली कोटा से अपलोड हुआ है, कोटा से ही बना है पेपर, तो इवन मुझे भी नहीं आइडिया है कि क्या है, क्या था। तो ठीक है, वो मतलब काफी बार ये होता है कि जैसे किसी बैच का नहीं हुआ होगा तो उन्होंने वो नहीं दिया होगा। नेक्स्ट मतलब ये जो टेस्ट हो रहे हैं हर थर्ड संडे में, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि कोटा से चीजें हैंडल हो रही, हमें भी काफी बार नहीं पता लगती। यहाँ से हम जो भी संडे टेस्ट लेंगे तो वो नहीं रेगुलर, क्योंकि वो काफी बार ये होता है कि सिलेबस आगे पीछे होता है सबका, हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट लेंगे, वो बेटर भी है। तो मोल कॉन्सेप्ट का तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ ना, इस संडे को मैं मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट लूंगा जहां तक भी होगा, ठीक है, मेगा एग्जाम यस वाले सर। फोल्डर पर। वो मेंस हम पैटर्न। पेपर बनाते हैं, हम अपलोड करते हैं सब कुछ यहाँ से, नासिक से हैंडल होता है। और जो रेजो सर वाला है वो कोटा से होता है, तो पता नहीं चलता है फिर हमें भी कि क्या हुआ है, किस देश में क्या हुआ है। तो कोविड के कारण इतना ज्यादा मिसकम्युनिकेशन है चीजों को लेकर, क्योंकि काफी बार ये भी होता है सेंटर पे 100% एम्प्लॉय, मतलब जितने भी लोग हैं उन्हें अलाउड नहीं, 50% लोग आ रहे होते हैं काम करने के लिए कोटा में, या किसी भी सेंटर पे पेपर क्या हो रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है नो डाउट कोटा से। बट हम यहाँ नासिक सेंटर से हमेशा ये ट्राई करते हैं, जितना तुम्हें कमिट किया गया है, ये टेस्ट का सिलेबस होगा, ये चीजें होंगी, उतना पूरा हमारे हाथ में से हमें पता होता है। तो हम मेगा एग्जाम वाले टेस्ट को ही थोड़ा सा ज्यादा मतलब अभी फॉलो करते हैं, बजाय वो कोटा वाले के, ठीक है। इवन ऐसा लगेगा नेक्स्ट टाइम से तो हम बजाय 3 वीक के 6 वीक में कोटा वाला टेस्ट करते हैं, और बीच वाले वीक्स में हम नासिक से ही रखते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ईशान का मैसेज है सर, व्हाई डोंट वी गेट ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक अगेन द सेम रीजन, जनरली होता है इतना, हर बार 2 फेज में बैचेस चलते थे, जे एंड जेबी, और इस टाइम तक आते आते जैसे हो सकता है जे बैच जो स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 मतलब अलग अलग वीक में हुआ, बट उन्हें कवर अप करके 2 से 3 महीनों में सेम डेट पे लाया जाता था। इस बार जो एडमिशन मतलब ए फेज के, जे फेज के होते थे अप्रैल और मई में, सिर्फ 2 महीने या उन्हें साथ में रखा जाता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट जेबी फेज के एडमिशन होते थे जून जुलाई, दैट्स इट, मतलब जुलाई में 15 जुलाई का एडमिशन हो जाते थे। इस बार एडमिशन ही जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और वो गए हैं मतलब ऑलमोस्ट सितंबर तक। तो प्रॉब्लम हुआ है कोविड सिचुएशन के कारण काफी चीजें अप डाउन हो गई, इसलिए वो ऑल इंडिया रैंक नहीं आ रहा है, क्योंकि कौन से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है। जो हम होप कर रहे हैं कि इस सेशन के एंड तक शायद चीजें नो सेम लेवल पे आ जाए। प्लस एट द सेम टाइम हमने अभी थोड़ा सा 12 के लिए 2 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास के जो 7 से 8 सेंटर्स हैं रेजोनेंस, जैसे नासिक हो गया, उसके बाद फिर नासिक के पास में हो गया अपना सूरत, कुछ भुवनेश्वर सेंटर्स हैं, मुंबई के कुछ सेंटर्स हैं, ऐसे 7 8 सेंटर्स मिलकर हम आपस में कोऑर्डिनेट करके सेंटर्स पर, क्योंकि कोटा में तो कोई बच्चा है ही नहीं, इसका कोविड के कारण कोटा में अलाउड ही नहीं है, तो कोटा में कोई भी बच्चा नहीं है। तो इन 7 8 सेंटर्स पे जो बच्चे हैं, रफली 300 400 बच्चे हैं, उनके बीच में टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। मतलब कभी जैसे लास्ट पेपर मुंबई से बना था, अभी सिर्फ 12th का हुआ है, अब सेकंड पेपर अभी लास्ट संडे को हुआ, और वो हुआ था शायद भुवनेश्वर से बना था। तो पहले 12th के लिए वो किया गया था, क्योंकि 12th का सिलेबस एंडिंग पे, तो काफी लोगों का सिलेबस मैच हो रहा था। नेक्स्ट वीक से अभी आज ही वो ग्रुप पे मैसेज आया है, शायद 19 को तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट वो भी रखा जाएगा, और वो होगा 7 8 सेंटर के बीच में, जिसमें तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक भी है। फिर उसमें मुझे नहीं पता 11 के कितने बच्चे हर जगह हैं, वो कितना टेस्ट देंगे, तो पहले टेस्ट के बाद ही वो क्लियर होगा। बट वो चीजें भी जितना हम हमारे लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, कर पा रहे हैं क्लियर, तो वो हमें भी पता, मतलब हर साल जो भी टेस्ट होते थे इस टाइम पर, तुम्हारा रैंक आता था 4 to 5000 स्टूडेंट के बीच। बट इस बार उतने बच्चे ना प्रिपेयर कर रहे हैं, कोटा में कोई बच्चा है ही नहीं, तो वो सारी चीजें मिस में, मतलब बच्चे भी कम है, एट द सेम टाइम सिलेबस बहुत अप डाउन चला है। स्टिल मुझे ऐसा लगता है हमारा जो सिलेबस चल रहा है, हम जीरो जो भी 07 ए फेज है उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरों के कंपैरिजन में फिर भी काफी आगे चलते हैं। इवन सेम जे का भी है, दोनों में जे जे में हमारा सिलेबस प्रॉपर चल रहा है,
लेक्चर्स प्रॉपर हो रहे हैं, हर सेंटर्स पे उतने प्रॉपर फिर भी नहीं हो रहे, और ये शायद तुम किसी कोई भी किसी से भी फीडबैक लोगे दूसरे सेंटर्स का तो उतना नहीं है हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, नॉट ओनली इन रेजोनेंस, ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट का सेम। मैं जस्ट जैसे कि बताता हूँ, मेरा मतलब मैं 7 to 8 इयर्स मुंबई में था फेस में 2018 तक, 2018 से मैं रेजोनेंस नासिक में हूँ। मैंने जो अपने कलीग से जब बातें की रेजोनेंस फेस मुंबई की भी, तो वहां पे भी सिचुएशन ऐसी है, मतलब कंडीशन ये है कि जैसे एडमिशन लिया है, मान लो किसी बैच में 60 स्टूडेंट्स, 60 में से 30-25 इतने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, मतलब बच्चे भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, सिलेबस बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। हमारा जितना सिलेबस हुआ है ए फेस का या बी फेस का, उसका 50% पे वो है नहीं। तो हर जगह सिचुएशन यही है, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे, वो आईआईटी का एग्जाम उतनी इंटेंसिटी से देंगे, तो हमें उन बच्चों से कॉम्पिटिट नहीं करना है जो 60 में से 30 बच्चे नहीं अटेंड कर, वही 30 बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं डेफिनेटली उनसे ही हमारा कॉम्पिटिशन। तो हमें सिंसियर रहना है, हमें हमारे लाइफ के 2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, तो हमें इस मोड में नहीं जाना है कि कोविड है कोई भी तो नहीं कर रहा है, तो 10 लाख बच्चों में भी 8 लाख बच्चे भी नहीं कर रहे होंगे, तो वो 8 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनमें एक्चुअली जिनका जेईई में सिलेक्शन नहीं होने वाला, जो 2 लाख कर रहे हैं उन्हीं में से जेईई में सिलेक्शन होने वाला, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। चलो, और जैसे हम अटेंडेंस वगैरह भी लेते हैं, अटेंडेंस हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा एक मॉनिटरिंग रहे, तुम्हें थोड़ा सा एक डर रहे कि हाँ हमें कोई मॉनिटर कर रहा है, तो थोड़ा जरूरी होता है कभी कभी, नहीं तो हम काफी फ्री हो जाते हैं और क्लास अटेंड करना है नहीं करना डेटा चलता है। ऐसा जनरली किसी भी दूसरे सेंटर्स पे नहीं होता है, ना ही दूसरे इंस्टीट्यूट में हो रहा है। ठीक है, जितनी चीजें 100% में ये तो नहीं बोलूंगा कि ऑफलाइन जैसा होता है वैसा ही हो पा रहा है, कुछ चीजें हैं थोड़ी आगे पीछे, स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट हम जितना अच्छे से कर सकें। हम पीटीएम वगैरह के लिए जैसे बुलाए, एक बार ये भी बोल रखा है किसी बच्चे को लगता है वो आके मिल सकता है, उन्हें बस एक मैसेज कर दे, कॉल कर दे, सर आप इस दिन हैं इस टाइम पे, तो इसका मतलब जनरली तो होते नहीं, बाय चांस कुछ रीजन हो गया, जैसे लास्ट दिवाली के पहले भी कुछ बच्चे आने वाले थे, शाम आने वाला था, और भी 2-3 बच्चे शायद आने वाले थे, तो मैं बाय चांस बीमार ही हो गया उस टाइम, तो 2-3 दिन में नहीं गया, फिर मैं दिवाली वेकेशन के लिए घर निकल गया, तो ऑफिस मेरा जाना ही नहीं हुआ था, बस और कोई रीजन नहीं है। चलो हम थे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर सेम, कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना। सोडियम का लिखा है हमने +1 बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज सल्फेट में सल्फर है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, दोनों का अलग अलग होगा और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में काउंट, उसका हम बाद में कैलकुलेशन देखेंगे। सोडियम पे +1 चार्ज है, 2 सोडियम +2 चार्ज, बट पर एटम इज स्टिल +1। AgCl +1 -1। और कुछ आयनिक कंपाउंड्स देखें हम यदि ZnS +2 -2, Aln aluminum nitride +3 -3, they exist in the form of ions Zn2+ sulfide ion। सर समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, 2 मिनट रुको। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आता है ZnS बेसिकली Zn2+ और सल्फाइड ऐसे केटायन Zn2+ एनायन सल्फाइड आयन होगा, केटायन Al3+ और N3- एनायन होगा, Ag+Cl-, क्या इतना समझ में आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दो, क्या ये समझ में आता है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है? यस सर। अब ये बताओ Zn पे कितना चार्ज है? +2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। सल्फाइड पे कितना चार्ज है? -2 -2 तो -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है? +3 ऐसा हर केस में हो गया। क्या ये जो चार्ज है दे आर द एक्चुअल चार्ज, आर दे एक्चुअल चार्ज और आर दे हाइपोथेटिकल वन?
क्या ये यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है एल्यूमिनियम से नाइट्रोजन पर? क्या ये आयोनिक कंपाउंड है? Is that सर फिर okay? से रिपीट करोगे क्या? तो आप इसे रिपीट करो ना। क्या रिपीट करूं? मतलब अभी तो मैं उसका स्टार्टिंग डाउट से एग्जाम्पल स्टार्टिंग से। oxidation number is the actual charge in case of ionic compound. Ag plus Cl minus plus 1 minus 1 is their oxidation state. Zn sulfide Zn with plus 2 charge is the minus 2 charge oxidation state. Plus P charge minus P charge oxidation state. In case of ionic compound, whatever the charge on the cation or anion, that will be their oxidation state. Clear? So oxidation number, oxidation state is nothing but the charge on the ions. लिख देता हूं यहाँ पर। So जो भी चार्ज होगा anion का oxidation state, whatever the charge on the cation, that will be oxidation state of cation. Mainly ionic में तो काफी सिंपल है, हमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट। सर मतलब ZnS में 2 है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ, और ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ रिपोर्ट किया जाता है, +2 -2। तो ZnS में क्या रहेगा सर? सर उसको निकालते कैसे? किसको? ये तो पता होना चाहिए, मतलब इसको निकाल नहीं रहे हैं। अब मुझे तो बताओ, मतलब याद करना है क्या? इन चारों में से किस केस में ऐसा लग रहा है तुम्हें कि तुम्हें चार्ज पता नहीं लग रहा है कि एनायन कौन सा है कैटायन कौन सा? कोई भी नहीं। तुम्हें AgCl में नहीं पता लगा कि Ag पे प्लस और Cl पे माइनस और Ag प्लस Cl माइनस, NaCl पे ऐसा पता नहीं लगता कि Na प्लस Cl माइनस है? पता लगता है सर? यस सर, पता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना शायद 19 में थोड़ा सा बेसिक हमें आइडिया होगा कि आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या कैटायन होते हैं, क्या एनायन होते हैं, तो यही पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता जनरली। बट एल्युमिनियम नाइट्राइड Al पे +3 नाइट्रोजन पे -3। सर वो फर्स्ट एग्जांपल SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर -2 है ना? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक सल्फर का, इसलिए डिफाइन नहीं किया है, वो कोवेलेंट में काउंट होगा, उसको मैं अलग से बताऊंगा। ये कैटायन एनायन सिंगल सिंगल है, इसलिए इनका डिफाइन कर दिया, हमें वन एटम का डिफाइन। हाँ, एज अ होल सल्फेट डिफाइन करने जाओगे तो कभी-कभी होता भी डिफाइन, कहीं-कहीं यूज भी होता है एज अ होल -2, एज अ होल सर सल्फेट। AgCl में साइन क्या होगा? किसका? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? Ag का या Cl का? Ag का तो ऐसा होता है क्या सर? मतलब Ag का प्लस और Cl का माइनस? It is a charge on ion, one atom of a given element. तो दो अलग-अलग एलिमेंट है, दोनों का अलग होगा ना, सेम क्यों? मेरे को एग्जांपल देता हूं। समझ गए। सर आप ऐसे सभी आयंस के चार्ज लिख के देंगे क्या हमें? ये याद करने के लिए। मतलब सारे आयंस के आयंस तो कितने होंगे? 100 ऑफ आयंस होंगे, तो सारे नहीं, मतलब ये ऐसे रेगुलर में जो यूज होते हैं वो। तो वो हम एग्जांपल लेते ही जाएंगे, मतलब जितने जैसे से एग्जांपल आते जाएंगे हमें पता लगते जाएगा। बट बैलेंस मतलब ही चार्ज ना सर? एक मिनट, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में तुम्हें वैलेंसी वगैरह बताई जाएगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसकी वैलेंसी क्या हो, वहां पे तुम्हें थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। क्लियर? और कुछ चीजें मैं भी अभी बताने वाला हूं वैसे। ओके सर अगर हम SO4 में देखेंगे तो S पे +6 और O पे -2 होगा ना? हाँ, जो अब तक मैंने बताया नहीं, मैं बताऊंगा। चलो, तो आयनिक कंपाउंड में केटायन एनायन आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, और वो आइडेंटिफाई कैसे करते आना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड पता ही होना चाहिए। मतलब यदि मुझे बुला गया कि Ag2SO4 में केटायन कौन है एनायन कौन है, तो Ag प्लस केटायन सल्फेट एनायन मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ट्रिकी है, क्योंकि दो एलिमेंट दिखे तो केटायन एक एनायन। ZnS metals are generally cation, non metals are generally anion, metal non metal, metal non metal,
तो हर जगह हमें पता लग ही रहा है मेटल नॉन मेटल, मेटल केटायन होता है, नॉन मेटल एनायन होता है। अब किस पे कितना चार्ज है ये हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में पता लगेगा, और कुछ चीजें मैं यहाँ पे बस बताने वाला हूँ कोवेलेंट कंपाउंड के केस में। कॉपी कर लिया है सभी ने? नो सर रुक। यस सर लास्ट हो गया सर। डन सर। सर ZnS का एग्जांपल रहने दो। दर्शना का मैसेज था सर, क्लोरीन हमेशा नेगेटिव होता है क्या? नॉट नेसेसरी नेगेटिव होता है, जनरली नेगेटिव होता है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जहाँ पे वो पॉजिटिव भी होगा। सर फ्लोरीन के साथ में मतलब वाईफाई होगा। सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? नहीं, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी होते हैं। सर सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है ना? हाँ सर मैंने फ्लोरीन ही बोला। ठीक है, तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ, हमारा भी वो चल रहा है ना, पीरियोडिक कब स्टार्ट होने वाला है वैसे? कितना टाइम है? नहीं पता सर पीओसी तो 2 लेक्चर हो गए सर। पीओसी कितना बड़ा है पता नहीं है सर, 2 लेक्चर हो गए उसके। उससे पहले क्या हुआ सर था? सर उससे पहले वो हुआ था, वो फैक्टर स्ट्रक्चर लेवल आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी में आइडेंटिफिकेशन हुआ था सर। कितने लेक्चर्स हैं ऑर्गेनिक के इस वीक में केमिस्ट्री सर के? दो तीन होंगे सर। सर अभी 2 बचे हैं सर इस वीक में। 2 ठीक सर। है, हाँ सर 2 बाकी। यस सर 2। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑर्डर तो अभी काम का नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखा है तो थोड़ा बहुत यूज आएगा इस चैप्टर में, ध्यान रखना है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। सो क्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन और क्लोरीन का भी कंपैरिजन कर लिया गया है यहाँ पर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ऑल बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली। या चलो, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल NH3। फोकस करना थोड़ा ना कि कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। इन केस ऑफ NH3 हमें सबसे पहले तो एक रफ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन has 5 electrons in its outermost shell, so in order to complete its octet it required 3 electron, with 3 electron ऐसे हाइड्रोजन से कुछ एक्सेप्ट करेगा, शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट।
एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नाइट्रोजन के साथ। क्या ये बॉन्डिंग क्लियर है अमोनिया के केस में सभी को? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर होगा? स्ट्रक्चर हमें केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पता लगेगा, बट कुछ स्ट्रक्चर हमें याद भी रखने हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड हो, ठीक है। अब देखना, मैं सर्कल से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा हूं और क्रॉस से हाइड्रोजन। क्या शेयरिंग कुछ इस मैनर में हो रही है? वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, वन फ्रॉम नाइट्रोजन, वन फ्रॉम हाइड्रोजन, वन फ्रॉम ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन। इतना समझ में आता है सभी को? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर देखा जाए तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द चार्ज ऑन नाइट्रोजन, व्हाट इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन? देयर इज नो चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे आर नॉट ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो फिर आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इनमें एक्चुअल चार्ज नहीं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? अब हम क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को भी फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकली हम कन्वर्ट करें। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये नॉन मेटल में काउंट होता है, ये मेटल में काउंट होगा? तो बेसिकली मेटल नॉन मेटल के बीच में मेटल काउंट होता है। यदि ये इस बॉन्ड को हम आयोनिक में कन्वर्ट करें, समझना, ये है हमारा नाइट्रोजन ब्लैक वाला और ब्लू वाला है हाइड्रोजन। अब ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्लियर? तो इनका इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो रहा था, ब्लैक वन और ब्लू वन, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कंसीडर करेंगे, नाइट्रोजन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कम नाइट्रोजन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के पास। क्या हाइड्रोजन ने ऑन एन एवरेज अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर दिया? हाँ सर। यस सर। कितना? यस प्लस वन आ जाएगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि एक लूज किया प्लस वन। इज दैट ओके? हाँ यस सर। सर। अब हम क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये भी नाइट्रोजन के पास, ये भी नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन पे +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1। हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हाइपोथेटिकली टू द नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन था ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? वन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, सेकंड फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, थर्ड फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। क्या नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? यस सर। हम लिख सकते हैं इसका -3 होगा। यस सर। यस सर। So oxidation state for nitrogen is -3 and hydrogen is +1 per atom. Is that okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So basically these are not the actual charge. If we consider covalent bond as an ionic bond, then whatever the hypothetical charge is the oxidation number, oxidation state for covalent compound. तो हाइपोथेटिकल मतलब एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने एज्यूम किया है उसे हाइपोथेटिकल। एक और एग्जांपल लूं मैं। हाँ सर लो। यस सर। वो एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए देता हूं, तुम ट्राई करो। H2SO4, इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं क्योंकि बॉन्डिंग तुम्हारा नहीं हुआ है, नहीं तो तुम्हें स्ट्रक्चर भी पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। किसका फाइंड आउट करना है? सभी का, हाइड्रोजन 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 सबका कैलकुलेट कर। सर एस पे +6। मैं तो एक मिनट, नहीं आंसर अभी मत बताओ, मुझे डिटेल में पूरा ऐसा डायग्राम के साथ चाहिए कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है। मैं एक में ये बता देता हूँ, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन सल्फर और हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लिखा भी ना, हाइड्रोजन मेटल्स में काउंट होगा, ये दोनों नॉन मेटल, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखा। तो तुम्हें ये जज करना थोड़ा इजी होगा कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाए। सर हो गया।
करने दो सभी को। चलो बता दूं मैं अभी। हाँ सर। पहले तो मैं वही सर्कल और डॉट वैसा कुछ बना देता हूँ, थोड़ा सा जज करने में इजी रहेगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को सर्कल, दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से डिनोट करता हूं। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ये भी ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे जहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। क्लियर? इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से एक्सेप्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से एक्सेप्ट किया। तो ये क्रॉस वाला और ये क्रॉस वाला, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे भी इस पे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस और ये क्रॉस, तो ऑक्सीजन पे -2 -2। इज दैट ओके? हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को, तो इस पे +1, इस पे +1। अब आते हैं इस ऑक्सीजन सल्फर पर। दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, डबल बॉन्ड था। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के थे, सारे के सारे ऑक्सीजन। तो 2 मैं ऑक्सीजन हूं, 2 तो मेरे ही थे। 2 में जो सल्फर के शेयर कर रहा था, सल्फर मेरे साथ शेयर कर रहा था, वो भी मैंने रख ली। तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, -2 चार्ज, -2 चार्ज, दोनों सिमिलर वे। अब जो सल्फर सेंट्रल एटम है, उसने अपने 2 क्रॉस यहाँ पर, 2 क्रॉस यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे 4 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। 2 + 2 + 1 + 1, टोटल ये सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। So oxidation state of sulfur will be +6. सर वहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना। 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। देख, 2 ऑक्सीजन में सल्फर, हमारे बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन तेरे, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और तू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लेके तू चला जाए, तो 2 तो तेरे खुद के ही थे, 2 तूने मेरे भी रख लिए, तो तेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, -4। इज दैट ओके? हाँ यस सर। चलो, किसी को कोई डाउट है इस केस में, स्टेरोसोपोर के केस में? नो सर। सर 10th की रेजोनेंसी मॉड्यूल, बोलो। सर 10th की रेजोनेंसी में उसमें कुछ कंसीडर करके जैसे ऑक्सीजन का -2 चार्ज है तो -8 चार्ज है और +2 चार्ज, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी इससे। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बोलना फिर क्या चाह रही हो। तुम चैट बॉक्स में लिखो, मैं पढ़ के आंसर कर दूंगा जो भी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो कंटिन्यू करना होगा, अच्छा ये तो मैंने अलग अलग डायग्राम बना के डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं,
जिसके बेसिस पर हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग दिस होल स्ट्रक्चर। तो वो हमें देखने हैं 7-8 रूल्स होंगे कोवैलेंट केस। सर सर H2 पे +1 ही चार्ज होगा ना? इस पर H2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर डिफरेंट। चार्ज टोटल काउंट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम काउंट होता है। +1 +6 -2 तुमसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है H2SO4 में +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6। ये आंसर होगा, ठीक है। चलो मुझे याद दिलाना कि सर हमने कोवैलेंट का स्टार्ट किया था, स्टार्ट ही किया ना, काफी डिटेल में जाना है हमें, 30-40 मिनट्स को लगेंगे। सर हाँ बोलो। सर एक आयनिक का एग्जांपल ले लो ना सर, एक किसका? आयोनिक का। आयोनिक के तो 6-7 एग्जांपल लिए ना इसके पहले मैंने। Na2SO4 को सारे एग्जांपल दिए ना आयोनिक के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो, Ag3PO4। सो ये केटायन, ये एनायन सेपरेट होंगे तो Ag+ और फॉस्फेट आयन। तो पर आयन कितना चार्ज है? +1। फॉस्फेट में अलग-अलग एटम है, उसका मैं भी नहीं लिख रहा हूं। एज अ होल इफ यू वांट टू राइट तो माइनस। सर कोवैलेंट में समझ में आ रहा है, लेकिन आयोनिक में आप वो +1 वगैरह कैसे लिख रहे हो वो नहीं समझ रहा है। आयन में कौन सा +4 लिखा मैंने बताओ? सर +1 वगैरह ये जो आप लिख रहे हो ना ऑक्सीडेशन नंबर, ये समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे लिख रहे हो। देखो आयनिक कंपाउंड में तो मुझे ये बता सकता है Ag3PO4 ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, क्या तुम मुझे ये बता सकता है इसमें कौन कौन से आयंस हैं? क्या Ag3PO4 में तुम मुझे आयंस बता सकता है? क्या तुम मुझे Na2SO4 में आयंस बता सकता है कि कौन से आयंस प्रेजेंट है? हाँ सर Na आगे +1 SO4 -1 तो क्या? सर वही नहीं समझ रहा है। Na+SO4 पता चल रहा है क्या? क्या सर? सोडियम पे क्या चार्ज है पता नहीं चल रहा है क्या? हाँ सर वही। तो फिर देखो एक काम करते हैं, आयोनिक कंपाउंड का जो डिस्कशन है हम थोड़ा सा उसको पेंडिंग रखते हैं। काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। ये तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा उसके बाद ही फिर तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि जब तक तुम्हें बैलेंस ही नहीं समझ में आएगी बैलेंस तब तक तुम ये नहीं कर पाओ। क्लियर? तो उसके लिए थोड़ा सा और वेट करो। तुम्हें ये आयोनिक कंपाउंड वाला केस जब तक पीरियोडिक मुश्किल से फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पीरियोडिक पहले 2 लेक्चर में तुम्हें ये चीजें पता लगने लग जाएगी। तो जब पहले 2 लेक्चर होंगे उसके बाद फिर मैं आयोनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट का। इज दैट ओके? यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं भी। सर मैंने वो मैसेज किया है। Of 10th class of ratio we consider x for finding on here in आएंगे प्रीति, अभी मैंने बोला ना अभी हमें 40 मिनट्स और लगेंगे, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। क्या जो तुम्हारा डाउट था उसको मतलब काफी डिटेल में हमें जाना ही है। ठीक है सर।